प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्य योजना के साथ मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत उप विषय अर्थशास्त्र में पंचम अध्याय उपभोक्ता अधिकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज के शिक्षण बिंदु हैं बाजार में उपभोक्ताओं की सहभागिता एवं उनकी स्थिति को हम जानेंगे। उपभोक्ता आंदोलन क्या और क्यों हुआ उसके विषय में हम समझेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या था उसके विषय में हम समझेंगे। उपभोक्ता अधिकार कौन कौन से होते हैं उसके विषय में भी हम जानेंगे। और उपभोक्ता न्यायालय अथवा उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या होती है उसके विषय में भी हम समझेंगे। बच्चों, आज के हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं बाजार में उपभोक्ताओं के होने वाले शोषण के कारणों एवं तरीकों का हम विश्लेषण करेंगे। उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता एवं उसके स्वरूप को हम समझ सकेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की उपयोगिता क्या हुई और उसका प्रभाव क्या हुआ उसका अध्ययन हम करेंगे। उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाले अधिकारों के विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता न्यायालयों अथवा उपभोक्ता परिषदों की जो कार्य प्रणाली है उसके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। बाजार प्रणाली में सुधार कर उनको उपभोक्ताओं के अनुकूल कैसे बनाया जाए उसके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने किसी भी वस्तु, पदार्थ अथवा सेवा को प्राप्त करने के लिए अंशतः या पूर्णतः भुगतान किया हो या भुगतान करने का वचन दिया हो। एक और परिभाषा है कि उपभोक्ता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जो किसी सेवा अथवा वस्तु को किराए पर प्राप्त करता है अथवा प्राप्त करना चाहता है। क्या वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु सेवाओं को या वस्तुओं को प्राप्त करना भी उपभोक्ता का दर्जा हमें दिलाता है? यह प्रश्न है। बिल्कुल नहीं। बच्चों, वस्तुओं एवं सेवाओं का जब हम स्वप्रयोग करते हैं, निजी प्रयोग करते हैं, तो ही हम उपभोक्ता कहलाते हैं। एक और छोटी सी परिभाषा है, आप समझिए इसको, कि वस्तु का अंतिम रूप से उपभोग करने वाला व्यक्ति ही उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कोई भी सामान जब फैक्ट्रियों में बनता है वह वहाँ से चलते चलते डीलर के पास आता है और वह फिर फुटकर व्यापारियों के पास आता है, फिर एक दुकानदार के पास पहुँचता है, अंतिम रूप में हमारे पास पहुँचता है और हम उसका उपभोग करते हैं, तो वास्तविक उपभोक्ता हम कहलाते हैं। बाजार में उपभोक्ताओं की सहभागिता एवं स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे वस्तुओं या सेवाओं को क्रय करते हैं। उपभोक्ता विहीन बाजार का अर्थ ठीक वैसे ही होता है जैसे कहा जाए कि विद्यालय में विद्यार्थियों के विहीन कक्षा, अर्थात अगर किसी कक्षा में विद्यार्थी नहीं है तो उस कक्षा का कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक बाजार में भी बिना उपभोक्ता के कोई उसका मतलब नहीं रहता। क्रय शक्ति क्या होती है? बच्चों, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति उनकी आर्थिक संपन्नता पर आधारित होती है। अर्थात जब उपभोक्ताओं के पास धन पर्याप्त मात्रा में होता है तब उनकी क्रय शक्ति भी ज़्यादा होती है, और जब उनके पास क्रय शक्ति कम होगी तो उनका बाजार में सहभागिता भी कम हो जाएगी। जब क्रय शक्ति अधिक होगी तो बाजार में सहभागिता भी बढ़ जाएगी। जैसे आगे हम देखते हैं, उपभोक्ताओं की बाजार में सहभागिता एवं उनकी क्रय शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात जब लोगों की क्रय शक्ति अधिक होगी तो बाजार में सहभागिता भी अधिक होगी, और अगर क्रय शक्ति कम है तो बाजार में सहभागिता भी कम है। जैसे जब हमारे पास बहुत पैसा होता है तो हम लोग बाजार जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीद के लाते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं होता तो हम बाजार नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम वस्तुओं को केवल देखने के लिए थोड़ी जाएंगे। तो बच्चों, इसका एक उदाहरण है कि जब कृषि उपजें भरपूर मात्रा में न हो, सूखा पड़ गया हो, अकाल पड़ गया हो, ऐसे में क्या होगा? कोई महामारी अगर आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो ऐसे में संपूर्ण देश में सभी क्षेत्रों में मंदी आ जाती है, और मंदी का जो प्रभाव है वो हमारी क्रय शक्ति को कम कर देता है। तो आप ध्यान देंगे, ये 3 चित्र हमने इसमें आपके साथ साझा किया है। पहले में एक कृषक है जो स्वचालित यंत्रों से अपनी खेती कर रहा है, अर्थात इस कृषि कार्य के द्वारा जो कच्चा माल है वो बाजारों तक पहुंचता है। 2 चित्र हैं जिसमें एक नीचे सब्जी की दुकान है, उसमें एक सज्जन खड़े हुए सब्जी ले रहे हैं और पीछे 2-4 लोग और खड़े हैं।
एक किराने की दुकान है जिसमें एक महिला है, एक बच्ची है और पीछे एक पुरुष हैं, तो इसमें दोनों चित्रों में आप देख रहे होंगे कि उपभोक्ता बहुत अधिक नहीं है, उपभोक्ता कम है। इसका तात्पर्य क्या है कि इनकी क्रय शक्ति कम है। जब इनकी क्रय शक्ति कम है इसीलिए उपभोक्ता कम है बाजार में। अगर क्रय शक्ति अधिक होती तो यहाँ बहुत भीड़ होती। आगे चलते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। यदि आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए तो आप उसे कैसे प्रयोग में करेंगे? बिल्कुल सही बच्चों, जब हमारे पास पैसा होता है तो हम सबसे पहले एक मन में कुछ न कुछ हमारे ख्वाब चल रहे होते हैं कि पैसा होगा तो हम अच्छी सी एक स्वचालित कार लाएंगे और उसमें हम जा कर के सैर करेंगे, उसको घूमेंगे। तो हम किसी भी वस्तु को लेने के लिए अपना पहले से उसकी योजना तब बनाते हैं जब हमारे पास धन होता है। बच्चों, उपभोक्ताओं का शोषण एवं स्थिति के विषय में हम अध्ययन करेंगे। बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण विभिन्न प्रकार से होता है। जैसे जब उत्पादक ऋणी होता है, उत्पादन करने वाला व्यक्ति लोन ले लेता है, तो व्यापारी लोग उसे अपना उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए बाध्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपना ऋण अदा करना है। ऐसे में वह मजबूर है, तो उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके उसकी महंगी वस्तु को कम मूल्य पर लेते हैं अथवा अदला बदली करने लगते हैं। उसकी महंगी खाद्यान्न, महंगी वस्तुओं को ले लेते हैं, बदले में उसको सस्ती वस्तु दे देते हैं। उदाहरण, किसानों के पास फसल बोने के समय अत्यधिक पैसे की कमी होती है, ऐसे में वह मजबूर होते हैं। तो जो व्यापारी वर्ग है वो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उनका खाद्यान्न ले लेते हैं कम दामों पर और उन्हें कम पैसे देते हैं। बच्चों, यह एक चित्र है जिसमें एक व्यवसायी अपनी दुकान पर बैठा है, बहुत स्वस्थ है और सामान बदले में दे रहा है। एक लाइन में कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में कुछ कृषकाय लोग खड़े हैं, कमज़ोर, और वो बहुत सा खाद्यान्न सामान लेके आ रहे हैं और अपने उपयोग की वस्तुओं को लेके जा रहे हैं। इसे विनिमय कहा जाता है, लेकिन यह विनिमय यहाँ पर इनका शोषण हो रहा है। उनकी महत्वपूर्ण खाद्यान्न चीज़ों को लेकर के उनकी रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं उनको दिया जा रहा है और यह शोषण है, अदला बदली की जा रही है। आगे देखते हैं, असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को निम्न वेतन पर एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अमानवीय दशाओं में कार्य करने को विवश किया जाता है, जो अन्यायपूर्ण है। बच्चों, असंगठित क्षेत्र क्या होता है? यह वो क्षेत्र है जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता। इसके अंतर्गत सभी छोटे छोटे घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग आदि आते हैं। बच्चों, इनके लिए भी सरकार नियम और कायदे बनाती है, लेकिन ज़्यादातर करके ये उन नियम कानूनों का पालन नहीं करते। इस क्षेत्र के अंतर्गत भूमिहीन कृषक, कुशल श्रमिक एवं बाल मजदूर आते हैं जिनका अत्यधिक शोषण होता है। बच्चों, उपभोक्ताओं का बाजार में शोषण निम्न प्रकार से भी होता है। आप ध्यान देना, हमारा आपका सबका शोषण होता है। कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लगते हैं, जैसे निर्धारित मात्रा से कम तौल करते हैं। हमें 1 किलो वस्तु चाहिए लेकिन वो 900 ग्राम तौल के दे रहे हैं, तो यह हमारे उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। वस्तु पर छपे हुए मूल्य से अधिक मूल्य में वस्तु बेच देते हैं। अंकित मूल्य 100 रुपये है, वो हमें 110 रुपये में दे रहे हैं, तो यह भी हमारा शोषण है। बच्चों, वस्तु या सेवाओं में उन शुल्कों को भी जोड़ देते हैं जिन्हें देना उपभोक्ता का विधिक या नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, तो यह भी हमारा शोषण है। उपभोक्ताओं को मिलावटी, दोषपूर्ण अथवा क्षतिग्रस्त उत्पाद दे देते हैं, धोखे से दे देते हैं, और हम उन्हें जब घर पर लेके पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो तो क्षतिग्रस्त था और मिलावटी था। वस्तुओं को उनकी समाप्ति तिथि के बाद भी बेच देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, किसी भी वस्तु को लेते हैं तो उसके पीछे या बगल में कहीं लिखा होता है समाप्त तिथि, अर्थात उसके बाद हमें वह वस्तु प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कुछ दुकानदार उसको बाद में भी बेच देते हैं, जो हमारे उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। उपभोक्ताओं को बिक्री किए गए उत्पादों की उचित रसीद नहीं देते हैं। आप ध्यान दीजिए, दिन भर में कितना सामान हम लाते हैं, आप लाते हैं, आपके माता पिता लाते हैं, कितने सामान की रसीद हमको प्राप्त होती है? नहीं होती ना। तो हमें अपनी रसीद प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि यह भी हमारे उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं को के लिए समय समय पर कुछ योजनाएं लाई जाती हैं, त्यौहार वगैरह में कुछ रियायतें मिलती हैं, एक के साथ एक चीज़ को मुफ्त में दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर करके दुकानदार उन चीज़ों को हमें बताते नहीं हैं। यह भी हमारा शोषण है। उपभोक्ताओं को वस्तुओं पर दी गई संविदा या करार को व्यापारियों द्वारा पूरा नहीं किया जाता। हमें कंपनी कोई हमें संविदा दे रही है, हमें वादा कर रही है उस चीज़ के लिए, लेकिन हमें दुकानदार उस चीज़ को नहीं दे रहा है, तो ये हमारे उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। खराब वस्तु को देकर वापस लेने से इनकार कर देते हैं। हमें कोई क्षतिग्रस्त सामग्री दे दी, जब हम उसे वापस करने जाते हैं कि यह तो खराब है, लेकिन वो वापस नहीं करते, यह भी हमारा शोषण है।
वस्तु पर लगे सभी करों के बावजूद वस्तु की रसीद लेने के नाम पर अतिरिक्त कर लगा देते हैं। जितना भी खुदरा मूल्य पड़ा होता है बच्चों, उससे 1 रुपया भी हमें अतिरिक्त नहीं देना चाहिए, लेकिन जब उनसे हम पक्की रसीद मांगते हैं तो वो क्या कहते हैं कि इसमें तो इतने प्रतिशत आपको जो है कर देना पड़ेगा, जो कि हमारा शोषण है। ऐसा वो नहीं कर सकते। बच्चों ये 4 चित्र हैं। एक में एक कार के में जो है डीजल अथवा पेट्रोल एक कर्मचारी भर रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि पेट्रोल पंपों पर अक्सर शिकायत आती है कि घटतौली होती है, तो आपको ध्यान देना है अपनी तौल पर ध्यान से। और दूसरा चित्र है, एक सज्जन खड़े हुए हैं और एक खाली डिब्बा रखा हुआ है। उन्होंने कोई सामग्री मंगाई, लेकिन जब घर पहुंचा तो देखा वो डिब्बा रिक्त था। तो ये सब शोषण है हमारे आपके और अधिकारों का हनन है। तीसरे में है एक तराजू बना हुआ है, जिसका एक तराजू का पलड़ा नीचे है और एक ऊपर है। यह इस बात का परिचायक है कि तौल ठीक नहीं हो रही है। चौथे में है एक आलू के चिप्स का डिब्बा बना हुआ है, जिसमें देखिए हरे कलर से 30% हिस्से में ही उत्पाद है और 70% हिस्से में वायु भरी हुई है। तो क्या हम वायु का पैसा थोड़ी देते हैं बच्चों? हमें जो पैसा दे रहे हैं वो तो पूरी वस्तु का दे रहे हैं। तो यह हमारे उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। एक प्रश्न ले लेते हैं बच्चों, यदि आपको बाजार से नवीन कार खरीदनी है तो आप उसके विषय में क्या क्या सावधानियां रखेंगे? बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। जब हम कार लेने जाएंगे, उसके उत्पादन का वर्ष देखेंगे, वह उसके जो टायर लगे हैं वो किस कंपनी के हैं, वह अच्छे हैं कि नहीं हैं, इंजन अच्छा है कि नहीं है, वह ठीक से ठंडी हवा देती है कि नहीं देती है, वह जो तेल है वो कम मात्रा में खाती है कि नहीं खाती है, आदि आदि जानकारियां हमें लेनी चाहिए। तो उम्मीद है आप भी उसको लेंगे। आगे देखते हैं उपभोक्ता आंदोलन। बच्चों अभी तक जो आपने पढ़ा वो उपभोक्ताओं के विषय में पढ़ रहे थे। अब ये उपभोक्ता आंदोलन कहाँ से आया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस आंदोलन का प्रारंभ 1960 से और 1970 के दशक में हुआ। कब हुआ? जब उपभोक्ता खाद्य सामग्री की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट आदि जैसे शोषणों से जूझ रहे थे। ऐसे में एक आंदोलन के रूप में हमारी समस्याओं को सही करने के लिए इसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया गया। बच्चों इसमें शब्द आए हैं जमाखोरी, कालाबाजारी। अब ये जमाखोरी क्या होती है? व्यापारियों द्वारा बाजार में पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद भी अधिक धन कमाने के लालच में उस सामग्री का भंडारण शुरू कर दिया जाता है। क्यों? जब वस्तु महंगी हो जाएगी, खाद्य की कमी हो जाएगी, तो हम उसे महंगे दामों में बेचेंगे। बच्चों उसका अगला शब्द है कालाबाजारी। वास्तविकता में जमाखोरी और कालाबाजारी एक दूसरे के पूरक हैं। जब जमाखोरी शुरू होती है तब कालाबाजारी उसके बाद आती है। तो व्यापारी पहले ज़्यादा धन कमाने के लालच में वो क्या करते हैं कि जमाखोरी शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब वस्तुओं का संकट आ जाता है, खाद्यान्न की कमी आ जाती है, तो उन वस्तुओं को जो उन्होंने जमा कर रखा था उसे महंगे दामों पर बेचते हैं। इसी को कालाबाजारी कहा जाता है। बच्चों उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उनमें फैले हुए असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि उस समय उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। इस आंदोलन का प्रारंभ भारत में एक सामाजिक बल के रूप में हुआ। जी हाँ, उपभोक्ताओं को अनैतिक एवं अनुचित व्यावसायिक कार्यों से उनके हितों की रक्षा करने के लिए इसका प्रारंभ किया गया। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में लेखन कार्य एवं प्रदर्शनी जैसे कार्यों का प्रारंभ कर चुकी थीं। इन संस्थानों ने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़भाड़ और राशन की दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने हेतु उपभोक्ता दल बनाए। बच्चों ये 2 चित्र हैं। एक में देखिए आप रोड पर अत्यधिक जाम की स्थिति है, बहुत भीड़भाड़ है, और दूसरे में कुछ युवक और युवतियां हाथ उठाए खड़े हुए हैं। ये दोनों हमारे उपभोक्ता अधिकार और उपभोक्ता आंदोलन के प्रतीक हैं, जिनमें हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। बच्चों इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप यह आंदोलन बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध अनुचित व्यावसायिक शैली को सुधारने के लिए एवं उन कंपनियों और सरकार दोनों पर प्रभाव बनाने में, दबाव बनाने में सफल सिद्ध हुआ। कैसे? देखते हैं। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हेतु एक बड़ा निर्णय लिया। वह निर्णय क्या था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का निर्माण किया गया। जी हाँ, यह अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को अस्तित्व में आया। बच्चों इसीलिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को हम उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन एक उपभोक्ता दिवस हम और मनाते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहते हैं। वह है 15 मार्च।
क्योंकि इस दिन पूरा विश्व जो है उपभोक्ता दिवस मनाता है। आगे देखते हैं इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था। जो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की श्रेष्ठतर रक्षा करना और उनके प्रयोजन हेतु उपभोक्ता परिषदों तथा उपभोक्ता विवादों के निपटाने के लिए अन्य प्राधिकरणों की स्थापना करने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करना इनका उद्देश्य था। बच्चों, यह एक चित्र है जिसमें पूरे पृथ्वी का नक्शा बना हुआ है। उपभोक्ता इंटरनेशनल 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों के तहत इस संगठन का निर्माण किया। आज इसमें 115 से अधिक देश हैं, जो 220 संस्थाओं का एक संरक्षण संस्था के रूप में यह बना हुआ है। बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रभाव क्या पड़ा? हमारा यह एक शिक्षक बिंदु है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। उपभोक्ता संरक्षण कानून बनने के बाद सभी उपभोक्ताओं को सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने में होने वाले खतरों से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो चुकी है। वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने के तरीके चाहे जो भी हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो या टेली शॉपिंग हो या बहुस्तरीय मार्केटिंग हो अथवा सीधे हमें वो चीज़ खरीदना हो, सभी की रक्षा इसके अंतर्गत आई हुई है। बच्चों, इस कानून ने उपभोक्ताओं को बहुत से अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यवसाय के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त हुई जो जीवन एवं संपत्ति हेतु जोखिमपूर्ण हो। वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, उनकी मात्रा, उनकी शुद्धता, उनका मानकीकृत होना एवं मूल्यों की जानकारी प्राप्त करना भी हमें अधिकार मिल चुका है। प्रतिस्पर्धा मूल्य अथवा न्यूनतम मूल्य पर वस्तु एवं सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन भी हमें मिल गया है। बच्चों, अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में प्रतिपूर्ति की मांग करना। अगर हमारे साथ कोई नुकसान होता है तो हम उसकी प्रतिपूर्ति की मांग भी कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु या सेवा आपको विभिन्न फायदे गिनाकर दी जाए लेकिन वह आपके जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो तो आप उसका मुआवजा मांग सकते हैं। बच्चों, जैसे कोई वस्तु आप लेने गए और वह आपको नुकसान कर गई तो आप उसका मुआवजा मांग सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी हमें प्राप्त हो चुका है। सुनवाई या अपील का अधिकार भी हमें प्राप्त हो चुका है। अगर कहीं कोई हमारे साथ गलत होता है, शोषण होता है, तो हम उपभोक्ता न्यायालय में वाद दाखिल कर सकते हैं। बच्चों, उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं? उपभोक्ता अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो हमें एक उपभोक्ता होने के नाते स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। जी हाँ, इनमें कौन कौन अधिकार हैं? पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना पाने का अधिकार, तीसरा है वस्तु एवं सेवाओं का चुनाव करने का अधिकार, चौथा है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार और पांचवा है प्रतिनिधित्व का अधिकार। आगे हम देखते हैं, इसको विस्तृत पढ़ेंगे। सुरक्षा का अधिकार क्या होता है? जब हम उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण एवं सेवाओं की प्राप्ति के विरुद्ध सुरक्षित रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये जीवन एवं संपत्ति हेतु घातक हो सकते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें। आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सी वस्तुओं पर पीछे कुछ हमारे आपके लिए एक सावधानियां लिखी रहती हैं, तो वो हमारे अधिकार का ही एक अंग है कि कंपनियां उस पर लिख के देती हैं। ऐसी बहुत सी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ खास सावधानी भी हम बरतते हैं। बच्चों, एक रेजी का कष्ट नामक एक कहानी है जिसमें रेजी मैथ्यू नाम का एक बच्चा है जो केरल का है, कक्षा 9 का विद्यार्थी था। इसे गले में टांसिल की कुछ समस्या थी। ये एक चिकित्सक के पास अपना इलाज कराने गया, लेकिन चिकित्सक ने गलत दवा दे करके इसके साथ थोड़ा अन्याय किया। वह अन्याय क्या था कि यह बच्चा जीवन भर के लिए अपंग हो गया मानसिक रूप से। बच्चों, इसके पिता ने उपभोक्ता जिला अदालत में वाद दाखिल किया, जहां इसके साथ फैसला नहीं हुआ और अंततः इसके पिता राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालत में गए, जहां न केवल इसको 5 लाख रुपए की भरपाई की गई, अपितु जो संबंधित चिकित्सक था जिसने लापरवाही बरती थी उसे दंडित भी किया गया। बच्चों, सूचना प्राप्त करने का अधिकार यह दूसरा है। सूचना प्राप्त करने के अधिकार से तात्पर्य है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के विषय में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं
तो उस वस्तु पर उसमें डाले गए अवयव कौन कौन से थे, उनका मूल्य क्या था, उसकी बैच संख्या क्या है, उसके निर्माण की तिथि क्या है, वस्तु के समाप्ति की तिथि क्या है, वह कहाँ बनी है, उसका निर्माता कौन है, आदि आदि जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा वैधानिक अधिकार है। जब आप वस्त्र खरीदते हैं तो उसके धुलाई के संबंध में जो निर्देश हैं उन्हें भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि यह वस्त्र हम शुष्क रूप से इसकी धुलाई करें, हाथों से करें या मशीन से करें, घर पर करें, यह भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में उपभोक्ता वस्तु या सेवा को क्रय करते समय अंकित अधिकतम मूल्य से कम मूल्य पर वस्तु को प्राप्त करने हेतु मोल भाव भी कर सकता है। हाँ, अगर कोई वस्तु हमें 100 रुपए की मिल रही है तो हम उसे मोल भाव करके कम मूल्य पर ले सकते हैं। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जिसे सूचना का अधिकार कानून कहा जाता है। बच्चों, यह कानून देश के सभी नागरिकों को देश के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी संस्थानों से विधिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। आगे हम देखते हैं, यह एक लड़की है, अमृता नाम की, इंजीनियरिंग स्नातक थी। इसने नौकरी के लिए आवेदन किया था, इसका साक्षात्कार भी बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन इसका परिणाम नहीं आया था। इंतजार करते करते थक गई थी। बच्चों, इसने सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल किया और इसने अपनी उस परीक्षा के विषय में पूछा। थोड़े समय के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि बच्ची को इसको न केवल जानकारी मिली बल्कि इसका जो चयन पत्र था वह भी इसको प्राप्त हुआ, क्योंकि इसका साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ था। बच्चों, आगे हम देखते हैं चयन करने का अधिकार। किसी भी उपभोक्ता को जो किसी भी सेवा को प्राप्त करना चाहता है, उसे सेवा प्राप्त करते समय चाहे वह किसी भी आयु अथवा लिंग का हो, सेवा चुनने का अधिकार है। जैसे उदाहरण है, जब आप गैस का नवीन संयोजन लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो दुकानदार है वो गैस सिलेंडर के साथ आपको चूल्हा भी देता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आप चूल्हा लें। आपका चयन करने का अधिकार है, आप चाहें तो लें अथवा न लें। यह एक लड़की है, अंसारी नगर की अभिरामी। ये दिल्ली में इसने एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया और 61,000 रुपये लगभग इसने जमा किए। 2 वर्ष का पाठ्यक्रम था इसका, लेकिन इसको 1 वर्ष के बाद लगा कि नहीं, पाठ्यक्रम ठीक नहीं है और यहाँ हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी। इसने वो पैसा वापस मांगा, संस्थान ने पैसा देने से मना कर दिया। इसने उपभोक्ता अदालत में वाद दाखिल किया और अंततः इसे मैं हर्जा खर्जा के 71,000 रुपये की वसूली इसको कराई गई। बच्चों, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। उपभोक्ताओं को सौदेबाजी एवं शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी है। यदि उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचती है तो क्षतिपूर्ति की जो मात्रा है उसके नुकसान के बराबर उनकी क्षतिपूर्ति कराई जाएगी। यदि उपभोक्ता की क्षतिपूर्ति नहीं होती तो वह उपभोक्ता परिषद के समक्ष स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से अपनी बात को रख सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। प्रतिनिधित्व का अधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों की सुनवाई हेतु त्रिस्तरीय जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर संस्था का गठन किया गया है। जिला स्तर पर जो न्यायालय बना इसे जिला केंद्र भी कहते हैं। यहाँ पर 20 लाख के तक के जो दावे हैं उनकी सुनवाई की जाती है। बच्चों, अब एक प्रश्न ले लेते हैं कि उपभोक्ता अधिकारों के पूर्व की और बाद की स्थिति में आप अंतर बताएं। बिल्कुल सही बात है, जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नहीं बना था तब हमारा शोषण अत्यधिक हो रहा था और जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बन गया तो अब हमारे शोषण में कमी आई है। बच्चों, राज्य स्तरीय न्यायालय, इसे राज्य आयोग भी कहते हैं और यहाँ 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले सुने जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर का जो न्यायालय है इसे राष्ट्रीय आयोग भी कहते हैं। 1 करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई यहाँ पर होती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तरीय न्यायालय से खारिज हो जाता है तो उसे उपभोक्ता इसकी अपील राज्य स्तर पर कर सकता है और जब राज्य स्तर पर कार्यवाही खारिज हो जाती है तो उसे हम राष्ट्रीय स्तर पर उसका अपील कर सकते हैं। बच्चों, राष्ट्रीय स्तर पर जब अपील हम करते हैं तो वह अपील हमारी अंतिम होती है। आइए हम देखते हैं। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बना दिया। जागरूक उपभोक्ता के लिए आवश्यक जानकारी क्या क्या है, आइए हम देखते हैं। सभी वस्तुएं एवं सेवाएं क्रय करते समय हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना होगा, तभी हम श्रेष्ठ चुनाव वस्तुओं का कर सकते हैं। इसमें देखते हैं कि एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है हमें। जैसे ISI और एग मार्क, हॉल मार्क आपने चिन्ह सुने होंगे। जैसे धातुओं पर, सोने पर हॉल मार्क चिन्ह होता है उसके शुद्धता का परिचायक। ISI मार्क वस्तुओं की शुद्धता का परिचायक है। एग मार्क
खाद्य सामग्रियों की शुद्धता का परिचायक है। तो जब भी कोई वस्तु हम आप लेंगे, हम ये चिन्ह देख करके लेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमने शुद्ध वस्तु खरीदी है। बच्चों, उपभोक्ता आंदोलन को आगे ले जाने के संबंध में हम कुछ चर्चा करेंगे आपसे। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, जिनमें केवल 20 से 25 संस्थान ऐसे हैं जो संगठित हैं और कार्य कर रहे हैं। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य है, बहुत समय लगता है। बिना वकीलों की सहायता से न्याय पाना कठिन कार्य है। अदालती कार्रवाई अत्यधिक समय साध्य है और लंबी है। आगे देखते हैं। वस्तुओं की खरीद के समय ज़्यादातर उपभोक्ताओं को रसीद प्राप्त नहीं होती। ऐसे में क्या होता है कि जब हम न्यायालय में वाद दाखिल करते हैं तो हमें साक्ष्य देने के लिए हमारे पास कोई भी रसीद नहीं होती और हम अपने अधिकार को साबित नहीं कर पाते, अपने उस कार्य को हम साबित नहीं कर पाते। इस अधिनियम के 35 वर्षों के बाद भी उपभोक्ताओं में जागरूकता की अभी ना के बराबर जागरूकता है, अत्यंत कमी है। असंगठित क्षेत्र अभी भी इस कानून के लाभ से बहुत दूर हैं। हमने असंगठित क्षेत्र के विषय में पहले आपको पढ़ाया है, तो आप वहाँ से उस चीज़ को सीखे होंगे। अतः उपभोक्ताओं को अत्यधिक जागरूक होना पड़ेगा। इस पाठ में बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा, आइए देखते हैं। सबसे पहले बाजार में उपभोक्ताओं की सहभागिता, हमने उसके बारे में जाना। उपभोक्ता आंदोलन क्यों हुआ बच्चों, उसके विषय में हमने जाना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के महत्व को और इसके प्रभाव को भी हमने सीखा। उपभोक्ता अधिकार कौन कौन से होते हैं, अभी हमने आपको बताया कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है, हमें वस्तु चयनित करने का अधिकार हमें है, हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार है, हमें जोखिम से संरक्षण का अधिकार है, आदि आदि अभी उपभोक्ता अधिकारों के विषय में हमने आपने सीखा। उपभोक्ता न्यायालय एवं उपभोक्ता परिषद की भूमिका क्या है, अभी बच्चों हमने आपको बताया कि उपभोक्ता न्यायालय और उपभोक्ता परिषद त्रिस्तरीय हैं, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर। जब हम जिला स्तर पर अपने वाद को हम हार जाते हैं तो हम राज्य स्तर पर दाखिल करते हैं, जब राज्य स्तर पर हारते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, और वो राष्ट्रीय स्तर कहाँ है हमारा, दिल्ली में। फिर हमने सीखा कि बाजार प्रणाली में सुधार कर उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाना, अर्थात बाजार प्रणाली में सुधार कैसे हो सकता है, उपभोक्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा। अभी बताया हॉलमार्क वगैरह देख करके वस्तु को क्रय करें। आज का गृह कार्य है बच्चों कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्यों बनाया गया, आपको यह लिख के लाना है। उपभोक्ता किसे कहा जाता है, एक जागरूक उपभोक्ता के क्या क्या गुण होते हैं, उपभोक्ता आंदोलन क्यों चलाया गया, कोई दुकानदार आपको खराब सामान दे देता है तो आप क्या करेंगे, यह गृह कार्य आपको हम दे रहे हैं। और बच्चों, इस अध्ययन को प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन अभ्यास कर सकते हैं। प्रस्तुत अध्याय के संबंध में जो भी सामग्री है, अभ्यास कार्य है, आप दीक्षा ऐप पर जाकर के देख सकते हैं, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के YouTube चैनल पर भी आप जाकर के इसको देख सकते हैं। आशा है बच्चों आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं आपके साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।